नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी खबर। मैं आपका दोस्त लतीफ़ सिद्दीकी। आज क्या हंगामा मचा आज हम देश में लगातार बढ़ रहे महिला अपराध के मामले, जिससे लगातार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा जैसे प्रताड़ना के मामले सामने आ रहे हैं। महिला थाना सहित कई अन्य संस्था जहाँ इन लोगों को लेकर के काउंसलिंग की जाती है तो परामर्श भी दिया जाता है, वहाँ ऐसे मामले देखे जा सकते हैं। क्या इतने ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं? यही बात को लेकर के हम आज ये रिपोर्ट तैयार किए हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में, जिससे समाज में जुड़े हुए कई लोगों से चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक, महिला थाना प्रभारी, अधिवक्ता, निजी संस्थान, इसके संचालक एवं काउंसलर से बात की गई, जिसमें बताया गया कि पति पत्नी में छोटे छोटे विवाद किस तरह से न्यायालय में पहुंचते हैं जाते हैं, जहां कई वर्ष लग जाते हैं। उनके प्रकरणों को निराकरण करने में उन्हें किस तरह से रोका जा सकता है, किस तरह से समाज को आगे आना है, इन्हीं सब विषयों को लेकर के ये हमारी खास रिपोर्ट तैयार की गई है। देखिए इस रिपोर्ट को। अरे वाह। झूठ बोलना बुरा मानते हैं, ऐसे नहीं कोई भगवान का डर ही नहीं, ऐसे थोड़े झूठ मत बोलना, तो झूठ नहीं बोला जाता। और ऐसे लोग हैं कि जो सुबह से शाम तक झूठ से शुरू। ये नेशन न्यूज़ करती है। वैसे लोकमंच भी मेरे पास। वो मेरा नंबर है जिससे मेरे हाँ यार, हम सेव कर लेते हैं जो। बॉस इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब नाम मैं आपको मैसेज कर दूंगा। सिर्फ साइबर अपराधों को लेकर ही बनाना है हाँ? अभी है। अपराध को रोकने के लिए सबसे पहले समाज के लोगों को आगे आना होगा। उनके माता पिता को आपसी मतभेद के विवाद को भी सुलझाना होगा, तभी जाकर इन्हें बढ़ते हुए अपराधों पर किस तरह से कोई कमी आ सकती है। अन्यथा न्यायालय में जो प्रकरण है वो कई लाखों की तादाद में है, विचाराधीन है। लेकिन हम आपकी ये बताना चाहते हैं कि समाज में बढ़ रहे इस तरह के अपराध यदि घर में बैठ कर के हम अपने परिवार के साथ सुलझा लिया जाए, ताकि इन विवादों को न्यायालय तक पहुंचने की ज़रूरत ही न पड़े। साथ ही जो महिलाओं के लिए कानून बनाए गए हैं, मेरी राय है कि महिलाएं उस कानून को दुरुपयोग न करते हुए बल्कि वो अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग करें, जिससे उन्हें एक सही दिशा मिल सके। देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और अपने पास महिला काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, तो किस तरह से उन्हें कार्रवाई की? महिला अपराध के संबंध में ये है कि जैसे अगर हस्बैंड वाइफ का मैटर आता है तो हम कोशिश करते हैं दोनों पक्षों को सुनने की। महिला से पहले पूछते हैं, भाई कितने साल शादी हुई है, क्या चाहती हैं आप, साथ रहना चाहती है, परिवार बचाना चाहती है। वो महिला के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या कार्रवाई चाहती है। कोशिश ये रहती है कि परिवार बचे, परिवार टूटे ना और एक साथ रहें। कई बार ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है, तो बहुत प्रकरणों में समझौता हो जाता है। उसके बाद अगर मान लीजिए लड़का लड़की रहना ही नहीं चाहते तो अगर म्यूचुअली डिवोर्स लेना चाहते हो तो न्यायालय की सलाह देते हैं। जैसे थाने पे भी आते हैं तो विधिक भी भेजते हैं हम लोग उनको कि आप डालसा चले जाइए और आपको अगर डिवोर्स लेना सोच लिया तो हम न्यायालय से ले लीजिए। उसमें लड़की की विलिंग होती है कि वो क्या कार्रवाई चाहती है। इसको रोकने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? महिलाओं को बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, FIR और सारी चीज़ें, लेकिन अब जो एक दूसरे की जो विचारधारा है, लव मैरिज के बाद भी ऐसा नहीं केसेस नहीं बढ़ते, लव मैरिज के बाद ज़्यादा है, क्योंकि लव मैरिज की पहले परिस्थितियाँ दूसरी होती हैं, शादी के बाद दूसरी होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो घर है वो टोटल जो शादी समझौता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण है, थोड़ा आपको सुनना पड़ेगा, थोड़ा उनको सुनना पड़ेगा। जब ये कार्रवाई में कहीं ना कहीं ब्रेक होता है, घर में जैसे माँ डांटती वैसे कई बार सास भी डांटती है। आखिरी में अगर कुल मिला के एक FIR इस पर हो जाती है? नहीं ना, हम कोशिश तो करते घर परिवार बचे। लड़कियां भी चाहती नहीं है FIR करना, वो तो अंत में जब किसी चीज़ का रास्ता नहीं निकलता तो FIR करती है। बहुत सारी न्यायालय चली जाती है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है।
सभी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, अपने अधिकार समझती हैं, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ कई केसेस ऐसे भी आते हैं कि लड़ाई झगड़े वाले आए हैं, पुलिस साथ में आई है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोशिश की गई, काउंसलिंग की गई, समझाइश की गई उनको एक बच्चे की तरह, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यही कहूँगा कि माँ बाप की, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अगर लड़ाई भौंकती है तो घर में समझाने की कोशिश करें, ना कि इस लड़ाई को अदालत में लेके जाए। घरेलू मसला है, जो रिश्ता आपका ब्लड रिलेशन है, आप समझाएंगे वो कोई और नहीं समझाएंगे। अगर बात की जाए जिस तरह से घरेलू विवाद बढ़ रहे हैं लगातार, तो उसकी एक तरफा जिम्मेदार लगी या पता उनके माता पिता भी। ये बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने कहा इस बात को कि पेरेंट्स ही जिम्मेदार कहीं ना कहीं बनते हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि पेरेंट्स अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि हम वहाँ तुम्हारे यहाँ गए थे तो ऐसा हुआ, उन्होंने हमारा सही से स्वागत नहीं किया, उन्होंने हमारी खातिर तवाज़ो नहीं की, या बेटी को जिस वक्त हम बुलाना चाह रहे थे उस वक्त हम दामाद शो में नहीं आए, तो ये वजह भी बनती। तो मेरा कहना यही है कि थोड़ा सा पोलाइट होके, आजिज़ी इनके सारी के साथ, मोहब्बत के साथ, कि आप उसको दामाद ऐसा ना समझें कि वो हमारा दामाद है, अब वो आपकी फैमिली का मेम्बर हो गए, या बहू है तो बहू को ये ना समझें कि दूसरे घर की आई है। वो धीरे धीरे आपके यहाँ का जो माहौल है उसमें तब्दील होने में उसे टाइम लगेगा, वक्त लगता है हर एतबार का, हर एतबार में ढलने में, तो इसलिए जो है उसको भी मौका देना चाहिए, बेटी समझ के उसे अपनाना चाहिए। ऐसे मामलों में जागरूक होने की आवश्यकता, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा सकता है? जागरूक किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हमारे दारुल क़ज़ा में जितनी मस्जिदें हैं, जितने लोग निकाह को हाज़िरात हैं, वो सब जब निकाह होता है तो निकाह से पहले ये सब बातें बताते हैं, निकाह के फॉर्म फिल करने आते हैं, उनको समझाइश दी जाती है, उनको समझाया जाता है। इसके अलावा मस्जिदों इस तरीके के वर्कशॉप, इस तरीके के जलसे, इस तरीके की बातें हम सिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको इज़्दिवाजी ज़िंदगी, फैमिली प्लानिंग किस तरीके से करना है, घर में किस तरीके से आपको रहना है। मौजूद है जो घरेलू हिंसा के शिकार भी हैं, और तो हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम बताएं पहले। मेरा नाम अनवर अहमद है। अनवर जी, क्या हुआ था आपके साथ, किस तरह की घटना घटी? साहब, मेरी बीवी का ये सोचना था कि हम माँ बाप से अलग रहें। वो ज़बरदस्ती मुझ पर दबाव बना रही थी, और मैं एक ही हूँ अपने परिवार में, मैं और मेरे माँ बाप हैं साथ में। तो उन्होंने मुझ पर दबिश बनाने के चक्कर में अपने घर वालों को मतलब उनके घर वाले बार बार इंटरफेयर करते रहे। उनको हमने समझाइश दी कि साहब, अब मैं अलग नहीं रह सकता हूँ, मेरे माँ बाप के साथ ही मुझे रहना है भाई, उनकी ज़िंदगी जो है मुझे उन्हीं के साथ, आप लोगों के साथ बितानी। तो उन्होंने आखिरी में जाके कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े करें, तो फिर भी हमने उनसे कोशिश करी कि हम उनसे कुछ सुलह वगैरह कर लें कि भाई ठीक है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन उन्होंने फिर डायरेक्टली जो है, हमें थाने से फ़ोन आया कि आप आइए, आप दहेज मांगते हैं, और उन्होंने जो है हमें बदनाम करने के लिए और सारी चीज़ें करी। फिर जब हम महिला थाने गए, वहाँ पे भी हमें काफ़ी परेशान करा गया। मतलब जो भी उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए कि मैंने उनको मारा या मैंने उनसे दहेज मांगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। मगर उसके चक्कर में समाज में हमारी काफ़ी बेइज्जती हुई, और फिर ये केस लगते गए हम पे। फिर केस लगाने के बाद भी जो है वो लोग चुप ना बैठे, और अभी भी वो मतलब मेरी शादी को आज 7 साल हो चुके हैं, और अभी भी जो है वो पैसों की डिमांड उनकी चल रही है मुझसे। और काफ़ी अभी जो परिवार में है आपके कितने लोग हैं, आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे तो उनसे हुए ही नहीं थे, और हम 3 लोग हैं परिवार में, मैं, मम्मी और मेरे पापा। ये जो केस लगाया कितने लोगों पे लगाया गया? तीनों लोगों पे लगाया गया, जबकि मेरी बहन का भी नाम उसमें डलवाया गया था। केस लगाए गए हैं आप पे? साहब 498A है और 125 है। मेंटेनेंस का भी केस लगाया हुआ। जी जी। अब आपको क्या लगता है, ये जो केस लगाया गया है पूरी तरीके से सही है, पूरी तरीके से गलत? ये तो गलत ही है। हम तो उनको रखना ही चाहते थे, मगर उन्होंने जो है अलग रहने के चक्कर में वो कुछ पैसों की भी, उनके घर वालों की कुछ ऐसा कुछ था कि हमें कुछ पैसे भी चाहिए, वो लोग कुछ डिमांडें भी थी हमसे कि अगर इसको अलग नहीं रह के रहना चाहते तो इसको फिर जो है हम, मतलब जो भी पैसा मैं कमा के लाता था उसका आधा पैसा वो अपने घर बेचती थी। अब वो किस वजह से बेचती थी वो तो मैं नहीं जानता। अगर बात करी जाए, लगातार आज जो देखने को मिल रहा है कि जब इस तरह के कोई मामले आते हैं तो पति पत्नी के साथ साथ उनके माता पिता भी इसमें इंटरफेयर बहुत ज़्यादा करते हैं, तो कई परिवार जो है माता पिता की वजह से भी बिगड़ जाते हैं। आपका जो परिवार, जो पत्नी है, उसमें क्या कहेंगे? उनके चक्कर के एक तो वो खुद नहीं रहना चाहती थी, कुछ वजहें थी उनकी जो भी रही हों, क्योंकि भाई अगर मैंने उनको ना मारा था, ना मैंने उनसे दहेज मांगा था, तो उनको कुछ पे ये सब ऑब्जेक्शन लगाने ही नहीं थे, ये सब कुछ करना ही नहीं था, और इससे मेरा परिवार ही बिखरा। और इसमें कहीं ना कहीं उनके माँ बाप तो हैं ही, उनके और भी कुछ रिश्तेदार हैं जिनका उसमें
इस परिवार को बिखरने की बात करती हैं, लेकिन हम और भी इसमें गहराई से जाके इसमें और बातचीत करेंगे। जहां पर ये काउंसलिंग का मामले आते हैं, जहां पर थानों के अंदर इस तरह के मामले रजिस्टर्ड होते हैं, जहां ये मामले जो है कोर्ट तक पहुंचते हैं, जहां विधि सलाहकार तक पहुंचते हैं, आज हम पूरी चर्चा इन सारे विषयों पर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार महिला अपराध जो है उनमें वृद्धि हो रही है, खास तौर से अगर देखा जाए तो घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना जैसे मामले आ रहे हैं। किस तरह के मामले और कितने आ जाते हैं कोर्ट परिसर? देखिए, अपराध तो का संबंध समाज से और जनसंख्या से और वहाँ के परिप्रेक्ष्य और हालात से होता है। बहुत सी जगह पर एजुकेशन की कमी की वजह से ये सब होता है, बहुत सी जगह कोई और कारण होते हैं, कई जगह शराब और नशे की वजह से होता है। हमारे देश में महिलाओं के अपराध को लेकर बहुत सजगता रही है और उसको लेकर कानून बनाए गए हैं, जिसमें घरेलू हिंसा विशेषकर अगर कोई डोमेस्टिक मामला है, घरेलू मामला है तो उसके लिए है। उसके अलावा दहेज प्रताड़ना है, उसके अलावा और भी धाराओं के अंतर्गत 452 है, उसके अंतर्गत और भी बहुत सारे सेक्शंस उसमें हैं, प्रावधान है जिसमें कार्रवाई की जाती है। लेकिन जब तक समाज के अंदर वो जागरूकता और वो अंडरस्टैंडिंग और वो रिस्पेक्ट महिलाओं के लिए नहीं आएगा तो केवल कानून ही और अदालत ही उसके लिए काफ़ी नहीं है उसको कंट्रोल करने के लिए। उसके साथ साथ हम लोगों को उसमें आगे बढ़ना होगा और हम लोगों को उसके अंदर सुधार लाने की ज़रूरत पड़ेगी, कोशिश पड़ेगी। उसमें बहुत सारी काउंसलिंग्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है कि हम लोग काउंसलिंग करें और जो इस प्रकार के लोग हैं उनको वो करें। और उसमें हमारे यहाँ जो नशा जो होता है खुलेआम, उसमें उसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। उसके कारण भी बहुत सारे अपराध को बढ़ावा मिलता है और अपराध होता है। नशे के अंदर ऐसे हालात में लोग वो करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो इंटरनेट है और जो उसमें जो इस प्रकार का सामग्री सर्व की जा रही है, जो यंगस्टर्स और बच्चों को मिल रही है फ्री, और उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा अपराध आगे महिलाओं से संबंधित बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों पर एक साथ सुधार लाने की ज़रूरत है। जो पॉर्न हमारे यहाँ पॉर्नोग्राफी का जो उस पे साइट्स पर अवेलेबल है उसको लेकर भी बहुत हो रहा है। उसके अलावा शराब नशा और सूखा नशा है, उसको लेकर ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से जाए तो ऐसे मामलों में बहुत से लोगों को झूठा भी फंसाया जाता है। तो उसमें किस तरह से न्यायालय से हाँ, देखिए, कानून जो है वो महिला के संरक्षण के लिए बना है और वो पुरुषों के लिए नहीं बनाए हैं। बहुत सारे कानून महिलाओं की संरक्षण के लिए हैं, इसलिए महिलाएं उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि महिलाएं विक्टिम होती हैं, पीड़ित होती हैं। और पीड़ित के लिए कानून मौजूद है, लेकिन वो पीड़िताएं कई उसमें ऐसी होती हैं। इस वक्त हम करेंगे भोपाल के कदियार के अंदर। यहाँ पर जो है मुस्लिम समाज के जो लोग होते हैं वो जब उनके घर में कोई परिवार में कोई विवाद होता है तब वो यहाँ पर परामर्श के लिए आते हैं। उनको किस तरह से परामर्श दिया जाता है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कदियार के काजी अनस खान साहब। अनस भाई, लगातार जो है इस वक्त महिला अपराध बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा तादाद जो है उसमें घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत का रिश्ता बढ़ाना, उसको निभाने के लिए बहुत कुर्बानी देना बहुत है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हम लोग यहाँ पर परामर्श करते हैं, समझाते हैं, समझाइश करते हैं, काउंसलिंग करते हैं और औरत को भी समझाते हैं और आदमी को भी समझाते हैं। जहाँ हम औरत को ये समझाते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मर्द की इज्जत करना, उसके जो बच्चे हैं उनकी देखभाल करना, उसके घर की देखभाल करना, वहीं हम मर्द को भी समझाते हैं कि ये औरत जो है इसका बड़ा मकाम और मर्तबा है। ये अपने घर वालों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे पास आई है। ये जो औरत है ये तुम्हारे बच्चों की माँ है, इसकी जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। वहीं ये भी अखलाकी एतबार से समझाया जाता है कि इस औरत को जितने अच्छी तरीके से आप रखोगे उतना ज़्यादा आपको अल्लाह तबारक व तआला अजर अज़ीम अता फरमाएगा। देखने में ये बात आ रही है कि मियाँ बीवी के जो लड़ाई झगड़े होते हैं, इसके अंदर मियाँ बीवी की तो छोटी छोटी बातें होती हैं, मगर आसपास के घरेलू जो उनके रिश्तेदार होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो लोग अपना कहीं ना कहीं ईगो इस बात को बना लेते हैं और अपनी नाक और इज्जत समझ के उसको तलाक के लिए आ जाते हैं। और तलाक होने के बाद एक बहुत घिनौना
अमल होता है तलाक का, जिसके बाद उस औरत की ज़िंदगी और आदमी की ज़िंदगी भी परेशानी हो जाती है, परेशान हो जाती है, गुजारना मुश्किल हो जाती है। वहीं ये भी देखा गया है बहुत सारी जगह कि औरत का आदमी के साथ और आदमी का अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना ये भी कम होता जा रहा है। आजकल सोशल मीडिया का आप कहें कि सोशल मीडिया भी वक्त की ज़रूरत के एतबार से इस्तेमाल करें। शोहर रात भर मोबाइल पर सोशल मीडिया पर एक्टिव है मगर अपनी बीवी से बात नहीं कर रहा है, ये भी गलत बात है, हम इसको भी समझाते हैं। दूसरी चीज़ें और गलत चीज़ें जैसे कि मिसाल के तौर पर शराब का आदी होना, बहुत सारी चीज़ें हैं, बेरोज़गारी का होना, ये सब वजूहात बनती हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं यहाँ पे काउंसलिंग 2 काउंसलिंग 3 काउंसलिंग में यहाँ कई केसेस ऐसे भी आते हैं कि लड़ाई झगड़े वाले आए हैं, पुलिस साथ में आई है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोशिश की गई, काउंसलिंग की गई, समझाइश की गई उनको एक बच्चे की तरह, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यही कहूँगा कि माँ बाप की, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अगर लड़ाई भौंकती है तो घर में समझाने की कोशिश करें, ना कि इस लड़ाई को अदालत में लेके जाए। घरेलू मसला है, जो रिश्ता आपका ब्लड रिलेशन है आप समझाएंगे, वो कोई और नहीं समझाएगा। अगर बात की जाए जिस तरह से घरेलू विवाद बढ़ रहे हैं लगातार, तो उसकी एक तरफा जिम्मेदार लगी या लगातार इस वक्त महिला अपराधों में जो है बढ़ोतरी हो रही है, पारिवारिक मामले भी ज़्यादातर बढ़ रहे हैं, घरेलू हिंसा भी मामले बढ़ रहे हैं। सर किस तरह के प्रयास हैं उनको रोकने के लिए, किस तरह की कार्रवाई है? समाज में निश्चित रूप से अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और ये हम आप सबका, हमारे समाज के लोगों का एक सामूहिक दायित्व है कि हम अपने बच्चों को सामाजिक संस्कार और इस तरह के मूल्य दें ताकि महिलाओं के प्रति सम्मान करना सीखें। और जहाँ तक रही बात पारिवारिक मामलों की है, तो पारिवारिक मामलों में एक अच्छा प्रयास यह है कि हमारे यहाँ प्री लिटिगेशन मीडिएशन के माध्यम से हम उन मामलों को लिटिगेशन में कन्वर्ट होने के पहले ही आपसी सहमति के आधार पर निराकृत कराते हैं और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के समक्ष नियमित रूप से इस तरह के मामले आते हैं और उन मामलों में दोनों पक्षों को बुलाकर आपसी सामंजस्य के आधार पर एक लिटिगेशन बनने के पूर्व भी हम उस मामलों का सामंजस्य सौहार्दपूर्ण तरीके से निराकरण करते हैं और एक लिटिगेशन के रूप में वो मामला नहीं बन पाता है और उसके पहले वो मामला समाप्त हो जाता है। सर इनको रोकने के लिए किस तरह की कार्रवाई मतलब करना चाहिए? मैंने पहले कहा ना कि समाज में हर तरह के लोग हैं, शासन प्रशासन है वो अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हम लोग की भी जवाबदारी है, माता पिता की भी जवाबदारी अपने बच्चों को अच्छे मूल्य दें, अच्छी शिक्षा दें, महिलाओं के प्रति सम्मान करना सिखाएं और जो कानून है किसी भी महिला के, सभी महिलाओं से, माताओं से मेरा निवेदन है कि इस तरह की कोई घटना होती तो उसको दबाएं ना, तत्काल संबंधित थाने में जाएं, उसकी रिपोर्ट लिखाएं और यदि ऐसा लगता है कि कार्रवाई नहीं हो रही है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष वो अपनी शिकायत भी करा सकती हैं। यहाँ का दरवाजा हमेशा सभी के लिए खुला है। जो है सर ऐसे कई मामलों के अंदर लोगों को झूठा भी फंसा दिया जाता है, तो उस तरह उसको किस तरह उसमें विवेचना की जाती है? नहीं, देखिए विवेचना की अपनी एक प्रक्रिया है, एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है और किसी व्यक्ति को यदि लगता है कि उसको झूठा फंसाया जा रहा है तो संबंधित पुलिस अधिकारी के समक्ष वो आवेदन दे सकते हैं और यदि उनको लगता है कि संबंधित पुलिस अधिकारी के द्वारा सुनवाई नहीं की जा रही तो वरिष्ठ अधिकारियों के पास जा सकते हैं, वो उसकी निर्धारित प्रक्रिया है। सर ऐसे मामलों में जागरूक होने की आवश्यकता है, किस तरह से लोगों को जागरूक होना चाहिए? ये मैंने कहा ना, इसमें मीडिया का भी बहुत अहम योगदान है। आप भी लोगों को हमारे माध्यम से बताएं कि जब भी किसी लोगों को जो ऐसा लगता है कि उनको झूठा फंसाया जा रहा है, उनके विरुद्ध झूठी शिकायत की जा रही है, तो सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी बात रखें और यदि उनको ऐसा लगता है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो हमारे समक्ष भी आ सकते हैं। ड्यू कोर्स में सभी चीज़ें होती हैं और निश्चित रूप से सभी व्यक्ति की जो भी उनकी मदद हम कर सकते हैं विधिक सहायता प्रदान करने के लिए वो हम उनको मदद करेंगे। जो है अभी हमारे द्वारा जो है इस वक्त मैं खड़ा हूँ एक जो रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि घरेलू हिंसा के जो मामले हैं वो किस तरह पे उन पर प्रतिबंधित लगाया जा सकता है। सर क्या राय है, आजकल लगातार महिला अपराध जो है बढ़ रहे हैं? लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि घर का उनका वातावरण, माहौल जो है वो ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है और सामाजिक लोग है उसका लोग पालन नहीं कर रहे हैं, सामाजिक असूलों से, समाज से भी नहीं डर रहे हैं किसी से। इसके अलावा आज यानी लोग जो है वेस्टर्न कल्चर पर जा रहे हैं, ज़्यादातर इंडियन कल्चर जो है अपना भूल रहे हैं, जिसकी वजह से ये बढ़ता जा रहा है मतलब अपराध। अगर देखा जाए तो जिस तरह से देश के अंदर महिलाओं के लिए कानून बनाया है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं इस कानून का दुरुपयोग भी करती हैं महिलाएं?
बिल्कुल दुरुपयोग हो सकता है और उस दुरुपयोग के रोकने के लिए भी बहुत चीज़ें होनी चाहिए। अगर वो गलत साबित होता है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरीके की बातें आगे ना आए। मतलब ये थे डिप्टी डायरेक्टर, जो इन्होंने हमें बताया कि जो है इंडिया का कल्चर धीरे धीरे खोता जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर की ओर ये समाज जा रहा है। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अगर महिलाओं के लिए कोई कानून बनाया गया है तो उसका जो है दुरुपयोग ना किया जाए। बात कितनी सही है कितनी गलत है ये एक पुलिस का इन्वेस्टिगेट मामला रहता है, लेकिन समाज की मैं अगर बात करूँ तो जिस तरह महिलाएँ अपने माता पिता को कोई बात बताती हैं तो मेरी उनसे अनुरोध है कि सबसे पहले वो अपने पति से बात करें या पत्नी से बात करें। उसके बाद यदि कोई बात नहीं बनती है तो वो अपने पहले माता पिता से बात करें। अगर माता पिता से भी कोई बात नहीं बनती है जब जाके परामर्श की ओर ध्यान दें। लेकिन होता अक्सर ये है कि महिलाएं पति को छोड़ देती हैं और फौरन जो है अपनी माता पिता को फ़ोन लगा के उनको बात करती हैं, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर हमारा जो शादी का सिस्टम है वो अगर अपराध ना बढ़े तो उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, समाज को जागरूक होना पड़ेगा। माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों के मामले में इंटरफेयर ना करें और साथ ही उनको हिदायत भी दें कि अगर आप लोगों की शादी कर दी है तो आप लोग इस मामले को खुद ही सुलझाएं। अगर डोमेस्टिक वायलेंस और 498 के केसेस लगातार बढ़ते हुए आ रहे हैं, किस तरह से इसमें कार्रवाई की जा रही है? 498 के जो केसेस जब हमारे पास आते हैं तो उसमें हमारा पहला जो दायित्व या फिर जो हम पहले कोशिश करते हैं कि जो केस आ रहे हैं उसमें आपस में इनकी काउंसलिंग करा दें, ताकि जो भी विवाद है वो अगर केस क्रिमिनल केस बनने से पहले यदि सुलझ सकता है तो सुलझ जाए। उसके लिए हमारे यहाँ पे महिला डेस्क अवेलेबल है जहाँ पे काउंसलिंग की फैसिलिटी है। यदि उसके बाद भी ये चीज़ नहीं होता है तो उसके बाद हम जाकर आगे इसमें कायमी करते हैं। अच्छा, ऊर्जा डेस्कों का भी यहाँ पर जो है दिया गया है। हाँ, तो ऊर्जा डेस्क हमारा एक प्रॉपर सेंटर है महिलाओं के लिए, जहाँ पे जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ के बात कर सकती हैं। उसमें अलग अलग तरह की काउंसलिंग की जाती है और 498 के मामले स्पेशली वहाँ पे सुने जाते हैं और प्रयास किया जाता है कि दोनों पक्षों को समझा दिया जाए और मैटर क्रिमिनल केस की तरफ ना बढ़े। सर, ऐसे मामलों में जागरूक होने की भी आवश्यकता है, तो किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा सकता है? नहीं, ऐसे मामले में तो खैर दोनों पक्षों को, जैसे पुरुष पक्ष है उसको भी जागरूक होने की आवश्यकता है कि डोमेस्टिक वायलेंस ना करें, अपने घरेलू हिंसा जो है ये इस तक नौबत ना आए, अपने परिवार को अच्छे से बांधे रखें। साथ ही में महिलाओं के साथ भी ये है कि वो इस चीज़ को समझें और अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो बिल्कुल जो है न्यायिक रास्ता अपनाएं, कंप्लेंट करें, काउंसलिंग कराएं और अगर उससे संतुष्ट नहीं होती है तो फिर क्रिमिनल केस के लिए आगे जाएं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ निर्भया महिला आश्रय गृह के अंदर और इस वक्त मैं बात करूंगा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर आश्रम में आती हैं, यहाँ पर परामर्श भी दिया जाता है। जो परामर्श की संचालिका है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मैडम, किस तरह के मामले यहाँ पर आते हैं? देखिए, हमारे पास सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं आती हैं और इन महिलाओं की फर्स्ट प्रायोरिटी पर यही उनका रहता है कि मैडम हमको केस लगाना है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि 498 को महिलाएं एक टूल की तरह इस्तेमाल भी कर रही हैं, उसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। लेकिन उनको ज़्यादातर यही लगता है कि मैडम हमें 498 लगाना है, हमें रिपोर्ट दर्ज कराना है। तो मैं इसमें बताना चाहूँगी कि जो घरेलू हिंसा 2005 कानून आया है, इसमें सज़ा से ज़्यादा राहत का प्रावधान है। और राहत इस तरह से है कि इसमें प्राथमिकता इसको दी गई है कि हम घर तोड़ने की जगह घर जोड़ने की कोशिश करें। इसलिए इसमें सबसे पहले तो जैसे कि सास नंदों पे कई बार आरोप लगा दिए जाते थे, और क्योंकि नंदे जो है वो भी एक महिला है और उनका भी एक परिवार होता है, तो उसमें इस कानून के अंतर्गत उसमें भी उनको राहत दी गई है। और इसमें हम लोग परामर्श करते हैं। परामर्श के दौरान जो उनके ससुराल पक्ष के लोगों को, पति को, सास को, सबको बुलाया जाता है। और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि अगर जिस घर में महिला या हमारी जो आवेदिका है जिसने घरेलू हिंसा की हमारे पास शिकायत दर्ज कराई है, अगर वो घर उसके लिए पूरी तरह से सुरक्षित है तो हम कोशिश यही करते हैं कि उसका घर जुड़ जाए और वो अपने घर में पुनर्स्थापित हो जाए। लेकिन देखने में ये बार बार आता है कि ज़्यादातर ऐसे मामले जो हैं वो झूठे भी होते हैं, तो इस मामले में किस तरह की इन्वेस्टिगेट की जाती है? देखिए, अगर ये झूठ और सच का फैसला, क्योंकि हम लोग एज अ काउंसलर जो है हम जजमेंटल नहीं हो सकते हैं, तो झूठ और सच का फैसला जो है वो तो अदालत में जाकर ही होता है।
तो इसमें प्रथम दृष्टि में लेकिन ये देखने में आता है कि जो इस तरह की महिलाएं होती हैं वो परामर्श करवाना ही नहीं चाहती, वो आपसी सहमति से किसी तरह के निष्कर्ष पे पहुंचना नहीं चाहती। उनका जो मेन मकसद यही रहता है कि आप हमारा केस कोर्ट में पहुंचा दीजिए, पर हम उसमें भी किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करते। हम महिला जो भी हमसे चाहती है हम उसको प्राथमिकता पे रखते हुए उस केस को हम जो है विधिक सेवा प्राधिकरण तक पहुंचा देते हैं। हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण में हमारे जो सचिव हैं वो भी एक बार परामर्श के दौरान उस केस को कोर्ट में पहुंचा देते हैं। अब हम इस जो ये संस्था है, इस संस्था की जो काउंसलर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो किस तरह ऐसे मामलों को सुलझाने का प्रयास करती हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा शर्मा है। पूजा मैडम, किस तरह के मामले आते हैं और किस तरह से सुलझाया जाता है? देखिए, वैसे तो हमारे संस्थान में बहुत सारी महिलाएं रहती हैं, मामलों को सुलझाने का प्रयास करती हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा शर्मा है। पूजा मैडम, किस तरह के मामले आते हैं और किस तरह से सुलझाया जाता है? देखिए, वैसे तो हमारे संस्थान में बहुत सारी महिलाएं रहती हैं और ये हमारा रूटीन का काम है कि मैं इनसे बात करती ही रहूं, इनके चेहरे को पढ़ती रहूं, इन्हें जो भी समस्या हो। और वो मैं चूंकि यहाँ रोज आती हूँ तो वो कोई भी समस्या होती है, कैसी भी कोई बात होती है उनके मन में होती है, वो मुझसे शेयर करती हैं, बात करती हैं। और जो मैडम ने बताया घरेलू हिंसा, उसके लिए भी महिलाएं आती हैं, हम लोग काउंसलिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। बाकी मेन तो यहाँ पर बहुत तरीके की महिलाएं हैं, बहुत कुछ, कोई घरेलू हिंसा से पीड़ित है, कोई किसी के ऊपर कोई पुराने केस वेस चल रहे हैं और वो शेल्टर होम चाहिए लड़कियों को, तो इसी तरीके की लड़कियाँ हैं। लेकिन अगर बात करें अपन के जिस तरह से ये 498 और डोमेस्टिक वायलेंस के केस आते हैं, तो ऐसे में क्या है, वकालत की भी ज़रूरत पड़ती है, तो क्या उनके पास पैसा नहीं है, तो क्या ये संस्था उनकी किस तरह से हेल्प करती है? जी जी बिल्कुल, विधिक सहायता में हम लोग उनको सब चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, उनका आने जाने का खर्चा, वहाँ वकील करवाते हैं, और जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता हम पूरी हेल्प करते हैं। हम आवेदिका के साथ रहते हैं, हमेशा रहते हैं। लगातार इस देश के अंदर जो घरेलू हिंसा के मामले हैं वो दिन पर दिन बढ़ते हुए जा रहे हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो दहेज प्रताड़ना के भी मामले बढ़ते हुए चले आ रहा है। कोर्टों के अंदर भी तकरीबन लाखों केस जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसे में उन मामलों को किस तरह से हमको सुलझाना चाहिए, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जो है एक वरिष्ठ पत्रकार है फारूक खान साहब, दूसरे हैं जो है समाज सेवी हमारे अनीस खान साहब। तो हम सबसे पहले अनीस मियाँ से बात करेंगे कि इन मामलों को किस तरह से सुलझाया जाए। लगातार देखा जा रहा है कि महिला अपराध बढ़ रहे हैं, तो इनको घर के अंदर, समाज के अंदर किस तरह रोका जा सकता है? इसका साधारण सा उपाय ये है कि आजकल की लड़कियाँ, लेडीज़ मोबाइल रखती हैं, मियाँ आया हारा थाका कहीं से, अब वो मोबाइल में लगी हुई हैं। एक तो मामला ये है, दूसरा ये है कि किसी भी तरह की कोई भी मामला हुआ सास से या नंद से या मियाँ से, तो वो बेटी चली अम्मा को फ़ोन लगा दिया कि देखिए मम्मी वो ऐसा कह रहा है, वो वैसा कह रहा है। वो मम्मी कहती है अच्छा ऐसा कह रहा है, ठीक है तुम घर आ जाओ। इस तरह से और घटनाएं बढ़ती रहती हैं। ये मेन मकसद है इसका। अगर अपनी माँ उसको तालीम दे बच्ची को कि बेटा ठीक है थोड़ा एडजस्ट कर लो, अगर मियाँ ने कुछ कहा है तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लो, सास कुछ करेगी तो उनकी खिदमत करो, काम करो। अब छोटी छोटी सी बातों में अगर फ़ोन लगाएंगे और माँ बोलेगी बेटी की कि साहब आप तो अच्छा ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, इस पर शिकवे शिकायत होते हैं और ये मामला जो है बढ़ते जाते हैं और फिर वो कोर्ट और अदालत और थाने सब जगह चले जाते हैं। ये अनीस खान साहब थे, समाज सेवा, जो इन्होंने कहा कि लड़का लड़की को जो है अपने माता पिता से हर बात नहीं कहना चाहिए, आपस में बैठ के इस मामले को सुलझाना चाहिए। वहीं एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है फारूक खान साहब, हम इनसे बात करेंगे। खान साहब, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं समाज के अंदर, उनको किस तरह रोकने का प्रयास किया जा सकता है? उसका तरीका ये है, जो आपस में आजकल मोहब्बतें चल रही हैं, मियाँ बीवियों में जो झगड़े चल रहे हैं, ज़रा सी बातों पे से जो चल रहा है, इसको नहीं होना चाहिए और पुलिस केस भी नहीं होना चाहिए, कोर्ट तक पहुंचना ही नहीं चाहिए। कोई लड़की की इज्जत का मामला है, लड़की के माँ बाप की इज्जत का मामला है, अगर उसकी मोहब्बत चल रही है तो सोच समझ से करना चाहिए। और इस तरह से करेंगे तो पूरे यहाँ से समाज में खराबी हो जाएगी, आगे आने वाली पीढ़ी जो है इसी तरह की करेगी। अगर देखा जाए तो यही छोटी छोटी बातों से परिवार भी बिखर जाता है। हाँ, यही बातों से परिवार बिगड़ जाता है, छोटी छोटी बातों से। इन चीज़ों पे ध्यान दें। माँ जो है अपनी बेटी को समझा के रखें, माँ बाप जो है अपने बेटे को समझा के रखें, क्या करना है क्या नहीं करना, थोड़ी सी तालीम दें, आज के समय के अनुसार चलना चाहिए। ये तो कुछ वजहें थी जो इस परिवार को बिखरने की बात करती हैं, लेकिन हम और भी इसमें गहराई से जाके इसमें और बातचीत करेंगे, जहां पर ये काउंसलिंग के मामले आते हैं, जहां पर थानों के अंदर इस तरह के मामले रजिस्टर्ड होते हैं। सेक्शन 498 यानी दहेज प्रताड़ना
डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा, यही आज का हमारा विषय था। और इसी विषय को लेकर आज हमने समाज से जुड़े कई लोगों से बात करी, जिसमें पुलिस प्रशासन था, जो न्यायालय के अंदर अधिवक्ता बैठते हैं वो थे, निजी संस्थान जो थी उनसे भी बात की गई और जो काउंसलर थी उनसे भी बात की गई। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि सभी ने अपनी अपनी जो है वो राय दी है कि उसको लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उनको किस तरह से रोका जाए और किस तरह से उस पर गौर किया जाए। ये समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत बड़ा सवाल भी है कि लगातार इस तरह के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि लगातार जो इस वक्त मामले बढ़ रहे हैं महिला अपराध को लेकर बढ़ते हुए आ रहे हैं। कई समाज से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जो ये काम हो रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है और समाज के अंदर आके पति पत्नी को सामने रह के अपनी बात करना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो न्यायालय के अंदर प्रकरण है वो लाखों की तादाद के अंदर प्रकरण पड़े हुए हैं जो विचाराधीन है। खाली न्यायालय भी यही चाहता है कि किसी न किसी तरीके से इन मामलों को सुलझाया जाए और पति पत्नी का घर जो है ख़राब ना किया जाए। यही आज का हमारा विषय था। लेकिन इस विषय को लेकर समाज को भी हम आगे आना पड़ेगा, जिससे कि पति और पत्नी के बीच में जो विवाद होता है वो घर के अंदर सुलझ जाए, तो वे नौबत ही नहीं आएगी कि वो बाहर तक जा सके और इस तरह से लंबित प्रकरणों में जाके वो रुक जाए। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो उसकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। कई महिलाएं जो हैं वो इस कानून का जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं, लोगों को परेशान करने के लिए भी ये कानून का सहारा लेती हैं। तो ऐसे मामलों में जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो वो अपने आप भी समझ जाती है कि कितने फर्जी और कितने असली मामले यहाँ पर आते हैं। हम समाज को इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है। नेशन 24 न्यूज़ से मैं शफी खान, कैमरामैन जुबैर के साथ। आ गई लोकेशन।